चांद पर विजय के बाद ये वक्त है चंद्र विजय गर्व का। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख रहे हैं अब जा रहे हैं सूरज की तरफ भी सून, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा कर दी है। अब इसमें एक शब्द और जुड़ गया है, वही मैं आपको कह रहा था, सूरज कमिंग सून। पूरे देश से चांद पर विजय के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है। लोगों ने भी जितने पूजा पाठ किए वो भी सफल रहे। शाम को ठीक 6:04 पर जैसे ही चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर कदम रखा, पूरा देश खुशी से झूम उठा। प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका से चंद्रयान की लैंडिंग को लाइव देख रहे थे। उन्होंने भी तिरंगा लहराना शुरू कर दिया। सेलिब्रेशन की इतनी तस्वीरें आ रही थी कि टीवी का स्पेस कम पड़ जाएगा। देश विदेश से बधाइयां आ रही हैं। भारत की इस कामयाबी के जश्न में दुनिया शामिल है। अब इंतजार है विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर के बाहर आने का। ये घड़ी आज भी आ सकती है और कल भी। विक्रम और रोवर एक दूसरे की तस्वीर खींचेंगे और इसरो को भेजेंगे। इस पहले फोटो क्लिक का पूरी दुनिया को इंतजार है और इसके बाद तस्वीरों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और चांद के रहस्य को खोलते जाएगा। तो चांद पर पैर जमाने का सपना पूरा हुआ, अब बारी सूरज की है। जी हाँ, इंडिया का मून, सूरज कमिंग सून। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बहुत जल्द कहावत बदलेगी। जब बच्चे ये नहीं कहेंगे कि चंदा मामा दूर के, वो कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि इससे इसरो के वैज्ञानिक अब सूरज का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 मिशन की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो उम्मीद रखिए कि सूरज भी बहुत जल्द हमारी रेंज में होगा। फिलहाल चांद पर विजय को एंजॉय करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब प्रज्ञान रोवर किस तरह काम करेगा। आने वाले दिनों में चांद के रहस्य कैसे सुलझेंगे और ये किस तरह समय की गति को दोनों को बदल देगा। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। क्या दिन है आज, वाकई ये दिन हमें अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलेगा। मैं बहुत आह्लादित हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे याद है चंद्रयान 2 की भी मैं एंकरिंग कर रहा था, चंद्रयान 1 की भी करी, लेकिन 2 के बाद दिल टूट गया था। ऐसा लगा था दिल, वाकई पहले प्यार के बाद नहीं टूटता, उससे ज्यादा दिल टूटा था जिस दिन चंद्रयान 2 के साथ ये मिस हैपनिंग हुई थी। सृजन पाल जी मेरे साथ है, प्रोफेसर राम श्रीवास्तव मेरे साथ है, तमाम मेहमान हमारे साथ बने होंगे। और आज ऐसा लग रहा है सृजन पाल जी कि मैं खुद चांद पे हूँ, क्योंकि विक्रम लैंडर है ना वहाँ। मुझे लगता है आज एक इतिहास का नया अध्याय लिखा गया है दीपक जी। देखिए, जब हम पहली बार अंतरिक्ष में गए तो हम दुनिया में छठे देश थे
जो अंतरिक्ष में गए। जब हम मंगल पे गए तो शायद हम तीसरे या चौथे देश थे। आज हमने पहली बार एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोजेक्ट ऐसा किया है जहां पर हम पहले हैं। और पहले होने में बहुत अंतर होता है, दूसरे और पहले में बहुत अंतर होता है। आप पायनियर बन जाते हो, आप मार्गदर्शक बन जाते हो, आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जो रास्ता बनाता है दूसरों के लिए। भारत आज उस ऑर्बिट में पहुंच गया है चंद्रयान 3 के साथ, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे ही देखिए चंद्रयान 3 हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या बोला, हम आदित्य L1 करेंगे, यानी कि हम सन के इतना नजदीक जा पाएंगे। कितना बड़ा मटेरियल साइंस का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि सन कितना गर्म होता होगा। आप सोच सकते हैं कि वो 99% दूरी जो अर्थ और सन के बीच में है वो कवर करके जाएगा वहां पे। तो इसलिए एक बहुत बड़ा इतिहास है। और कोई भी बच्चा, जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरे देश से जुड़ रहे हैं, उन्हीं में से एक बच्चा मैं आपको बताता हूं ऐसा होगा जो उसी चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला भारतीय होगा। बिल्कुल पहला भारतीय होगा। और मैं तो सोच रहा हूँ चांद चला ही जाए। आप सब आप अपनी माशिकाओं को प्रॉमिस करते हैं ना, आप बोलेंगे तो मैं चांद ला के दे दूंगा, लेकिन मैं चांद पे कम से कम 10-15 साल में टूरिज्म का इंतजाम पक्का हो जाएगा। और इसरो के साथ तो जेफ बेजोस की कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन, वो इस बात के लिए काम कर रही है। सीधे प्रोफेसर साहब के पास चलता हूं। प्रोफेसर साहब, गाड़ दिए भाई, गाड़ दिए, चांद पर झंडे गाड़ दिए, आप क्या कहेंगे आज? बिल्कुल, चांद पर झंडे गाड़ दिए और आगे जाने के लिए हमने अपना रास्ता तय कर लिया है। और बहुत जल्दी ही हम शुक्र ग्रह पर जाएंगे, बुध ग्रह पर जाएंगे और सूर्य के पास रहकर सूर्य की परिक्रमा करेंगे। और वहां जाना इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके बहुत सारे वैज्ञानिक कारण है। सूर्य की तपन जब आती है वहां से, तो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ वो जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाचने लगते हैं, तो उससे ब्लैकआउट होते हैं और हमारे जो है बिजली का संचालन रुक जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, एक नया आयाम खुलेगा। और अभी तो चंद्रमा पर पहुंचने के बाद जो विज्ञान तरक्की करने वाला है उसका अपन आज अनुमान नहीं लगा सकते हैं। 10 साल बाद क्या होगा आप यहाँ बैठकर आज की तारीख में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमको चंद्रमा पर पहुंचकर वहां की इंजीनियरिंग पूरी की पूरी नई तरीके से देखना पड़ेगी। मकान कैसे बनाए जाएंगे, वहां रहा कैसे जाएगा, वनस्पति कैसे उगाई जाएगी, जीव जंतुओं का अध्ययन कैसे किया जाएगा। और इसके अलावा वह खनिज पदार्थ तो है ही, लेकिन उसके अंदर और क्या क्या चीजें निकलेंगी वो सब वहां जब क्रेटर में हम उतर कर जाएंगे, खुदाई करेंगे, उनकी जांच करेंगे, तो वहां पर हमारा स्टेशन तो बनेगा। मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि चंद्रमा पर स्थायी स्टेशन बनाने के लिए सबसे पहले भारत का स्टेशन बनना चाहिए। निश्चित रूप से वो दिन आ जाएगा। मैं देखूं या नहीं देखूं, दीपक जी आप जरूर देखेंगे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। दीपक जी, मेरी जो आपने वायदा किया है ना मैडम से घी शक्कर का, उसका जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि उस समय आप बहुत नर्वस हो रहे थे, पर मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मेरे दर्जनों विद्यार्थी इसरो में काम कर रहे हैं। मुझे वहां की एक एक चीज मालूम है। यहाँ तक कि मंगल मिशन में तो मेरा एक विद्यार्थी जो था डिप्टी डायरेक्टर था। तो इससे ये अंदाज लगता है कि टीचर्स का और स्टूडेंट का कितना गहरा संबंध होता है। और वही गहरा संबंध आज मुझे आत्मविश्वास दिला रहा था कि चंद्रयान 3 बिल्कुल सफल होगा। जबकि अधिकांश टीवी चैनल पर अधिकांश जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो सोच रहे थे कहीं कोई स्नेह ना आ जाए, और वो डर लूना 25 के गिरने के बाद और ज्यादा हो गया था। लेकिन मुझे विश्वास था, आत्मविश्वास था। और इससे भी ज्यादा आत्मविश्वास ये है कि हम वहां पर चेंगीसाइट को निकाल लेंगे, यहाँ ले आएंगे। ना केवल वो, हम वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट भी ढूंढ लेंगे और वो भी निकाल लेंगे कि जो हो सकता है दूसरा कोई चेंगीसाइट से भी बेहतर हमको वहां पदार्थ मिल जाए। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसी जगह है जहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, उसमें चार्ज आता है। वहां की जरा कल्पना कीजिए, अगर आप वहां जाएंगे प्लॉट काटने के लिए, तो दीपक जी जब आप चलेंगे तो यहाँ तो 1 कदम चलते हैं, वहां उतनी ताकत से आप 6 कदम दूर चले जाएंगे। ना केवल इतना होगा, वहां जो धूल उड़ेगी उससे चिंगारी निकलेगी, उससे कोई करंट नहीं लगेगा, पर इतना रोचक दृश्य होगा आप सोच नहीं सकते हैं। चंद्रमा पर जाना, ठहरना, रिसर्च करना, एक नया आयाम, नया विज्ञान भारत के लिए मिल गया है। और इससे नए उद्योग धंधे आएंगे, आर्थिक रूप से हम समृद्ध बनेंगे, सामरिक रूप से भी बहुत समृद्ध बनेंगे। और जो मुझे सबसे अधिक उम्मीद है वो ये है कि जब डायनासोर जो खत्म हुए थे वो क्यों हुए थे, एस्ट्रॉइड आया था। आज 2349 एस्ट्रॉइड ऐसे हैं जो कई कई किलोमीटर मोटे भी हैं और वो धरती की ओर तक रहे हैं। अब मानवता को बचाने के लिए चंद्रमा
की मदद लेकर हम अगर वहां से स्पेसक्राफ्ट छोड़ेंगे, मिसाइल छोड़ेंगे, तो वो जो एस्ट्रॉइड धरती को मारने चले आ रहे हैं उनको हम डाइवर्ट कर सकेंगे। ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। इसलिए चंद्रयान 3 का वहां पहुंचना, सफल तरीके से लैंड करना और वहां पर अपने प्रयोग करना भारत के ही नहीं पूरी मानवता के लिए बहुत बहुत फायदेमंद चीज है। पर दीपक जी मुझे वो घी शक्कर जरूर याद पहुंचा। नहीं सर, घी शक्कर की बात छोड़िए सर, आप इंदौर में ही है ना जी। आप सोएंगे उससे पहले आपको इंदौर की जो सबसे बेहतर मिठाई होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। आप निश्चित रहिए, घी चक्कर नहीं, बहुत शानदार मिठाई पर आप कंट्रोल में खाइएगा। लेकिन मैं यहां से सीधे सृजन पाल जी के पास आता हूं और मैं यहां पर एक बात आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान। ज्ञान भी हमारी परंपरा है, विज्ञान भी वेदों से आया, उपनिषद से आया, ऐसा हमारे जो हमको दर्शन या जो अध्यात्म पढ़ाते हैं वो बताते हैं। और प्रज्ञान यानी विजडम, बुद्धि, वो हम अब चंद्रमा पर भेज चुके हैं। सृजन पाल जी, ये कितनी बड़ी छलांग है प्रज्ञान का उतरना, और प्रज्ञान से क्या क्या मिलेगा ये समझाइए आप थोड़ा तकनीकी तौर। उससे पहले मैं थोड़ा सा, आपकी स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत, अगर हम 800 साल का जो पीरियड था उसको छोड़ दें तो भारत का जो इतिहास है उसमें ज्ञान और विज्ञान साथ चला है। चाहे वो आर्यभट्ट हो, भास्करा हो, नालंदा यूनिवर्सिटी हो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी हो, शारदा हो, उस शारदा जहां पे आदि यूनिवर्सिटी शंकराचार्य पढ़ने के लिए गए थे। बहुत ऐसी यूनिवर्सिटीज और ऐसे ऋषि मुनि निकले हैं जो साइंटिस्ट भी थे, अनुष्ठान और आध्यात्म और अध्ययन सब जानते थे वो। तो वो एक भारत का स्वर्णिम काल था। और आज हम अमृतकाल में जा रहे हैं प्रज्ञान के साथ। तो प्रज्ञान एक बहुत ही विशिष्ट एक उपकरण है जो विक्रम से निकल करके चंद्रमा की सतह पर कम से कम 14 दिन, और अगर हम लोग थोड़े लकी चल रहे हैं आजकल, मे भी हम 14 दिन से भी ज्यादा निकाल पाए और अगले साइकिल में भी चल पाए, लूनर साइकिल जो होता है। प्रज्ञान बहुत सारे काम करेगा। प्रज्ञान सबसे पहले तो जो सॉइल है, जिसको रेगोलिथ बोलते हैं, मून की सॉइल को रेगोलिथ बोलते हैं, उनकी मिट्टी को, उस मिट्टी का अध्ययन करेगा, उस पर लेजर मार करके उसको वाष्पीकरण करके जो उसकी गैस निकलेगी उसका एनालिसिस करेगा। साथ ही साथ जो विक्रम लैंडर है वो ऐसा नहीं है कि उसका काम सिर्फ प्रज्ञान के लिए टैक्सी का काम करना था, वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हम लोग जो भूकंप आते हैं जिसको मून क्वेक बोलते हैं, अर्थक्वेक, मून क्वेक बहुत भारी हो सकते हैं। जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, अगर हमें वहां रहना है तो हमें वहां के भी अर्थक्वेक्स, वहां के जो मून क्वेक्स है उनको स्टडी करना है। हम 1970 के दशक के बाद पहली बार कोई देश जा रहा है जो वहां पे मून क्वेक्स की स्टडी करेगा। साथ ही साथ उसको भी अगर छोड़ दीजिए तो जो हमारा प्रोपल्जन सिस्टम है जो 6 महीने चलेगा, वो धरती की ऐसी फोटोग्राफ्स ले रहा है जिससे हम ये जान पाएंगे कि कोई भी प्लैनेट अगर जीवंत है, उसके अंदर जीवन है, तो वो कैसा दिखता है। और फिर हम कंपेयर कर पाएंगे कि क्या दूर सुदूर जो ग्रह हैं क्या उनमें भी जीवन हो सकता है। साथ ही साथ हम पानी की खोज करने का प्रयास करेंगे। हीलियम 3 जो हम मिनरल्स की खोज करेंगे, शायद हमें हीलियम 3 मिल जाए, जिसकी वजह से अगर सारा हीलियम 3 दीपक जी हम ले आए ना चंद्रमा से, तो करीब 1 अरब किलोग्राम हीलियम 3 है, और वो इतना है कि भारत को 40,000 साल तक बिजली दे सकता है। तो बहुत बड़ा कदम होने वाला है प्रज्ञान रोवर से। तो इसलिए ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। प्रज्ञान रोवर जो करेगा हमें उसे भी फॉलो करना है। दुनिया के लिए हम ज्ञान का इतना बड़ा भंडार बनाने वाले हैं कि दुनिया भर में न जाने कितनी पीएचडीज, प्रोफेसर साहब के अंदर भी शायद कुछ पीएचडीज होंगी, बहुत सारी पीएचडीज निकलेंगी प्रज्ञान रोवर के डेटा से। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी पीएचडीज निकलेंगी। और मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा ना ज्ञान और विज्ञान के हमारे यहाँ साथ रहे। आर्यभट्ट 0 दिया, दशमलव दिया, और सर ने बताया कि उनकी बुक गायब थी आर्यभट्टिका, उसको संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जो दशमलव के कैलकुलेशन उन्होंने सदियों पहले कर दिए वो आज हमारे साइंटिस्ट समझ रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान, चरक संहिता, इसके बारे में योग विज्ञान, महर्षि पतंजलि, और हमारे भगवान शंकर तो सबसे बड़े योगी है। सबसे बड़े योगी जो है वो भगवान शंकर है। इसके बाद आप चलते जाइए, डीएनए हरगोविंद खुराना, और उसके साथ ही साथ सीवी रमन इफेक्ट, फिजिक्स का सबसे बड़ा चंद्रशेखर जी। तो ये हमारा इतिहास है, और ये इस इतिहास पर हमें गर्व करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट हम इतिहास को बहुत संक्षिप्त दृष्टि से देखते हैं, उसमें हम जो है पंथ का एंगल ले आते हैं, रिलीजन का एंगल ले आते हैं। मैं सीधे यहाँ से प्रोफेसर साहब के पास चलता हूँ। प्रोफेसर साहब, संक्षेप में मुझे समझाइएगा, मुझे बताइए, क्या चांद पर जीवन है? क्या चांद पर एक कॉलोनी बस सकती है? चांद पर हमको कॉलोनी बनाना पड़ेगी, बसाना पड़ेगी, क्योंकि ये भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और वो कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ये एक समस्या है जो तकनीकी हिसाब से उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और क्यों लेकर ना केवल वहाँ कॉलोनी बनेगी
बल्कि वहां एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनेगी। दीपक जी, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान-3 का मिशन इसलिए बहुत आवश्यक है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरा अपना विचार ये है कि प्रथम विश्व युद्ध को आप देखिए, उसमें उपलब्धि क्या थी? हवाई जहाज था। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या उपलब्धि थी? एटम बम था। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, अभी तो रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, आपने पहले कभी नहीं सोचा था कि ड्रोन वहां पर काम में आएगा। अब अगर तीसरा विश्व युद्ध भगवान ना करे कभी हो, तो आप निश्चित मानिए वो ना तो जमीन पर होगा, ना पानी में होगा, ना आसमान में होगा, वो अंतरिक्ष में होगा। और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमने एक मिसाइल से, एक डमी मिसाइल को अंतरिक्ष में फोड़ के सटीक निशाना लगाकर बता दिया है। क्योंकि अब अगर कभी भी युद्ध होगा तो निश्चित मानिएगा कि दुश्मन देश हमारे जितने भी नेवी के एयरफोर्स के जो नेविगेशन सैटेलाइट हैं, उनको नष्ट कर देगा। और तब हमारे पास एकमात्र ऐसा स्टेशन चंद्रमा पर रहेगा जो हम अपने युद्ध को सकुशल अपन संचालित कर सकेंगे। देखिएगा, युद्ध कोई आवश्यक नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में वही जिंदा रह सकता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसके हाथ में ताकत है, मानसिक बुद्धि है और सकारात्मक कार्य करने की क्षमता है। जिसकी टूटी बचती है वो सिर्फ डंके की चोट पर तभी बचती है जब हमारे बाहुबल मजबूत हो और हमारे पास आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और इन दोनों दिशा में हमारा देश जो बढ़ रहा है, उसके लिए दीपक जी मैं आपको और हमारे राष्ट्र निर्माताओं को सबको बधाई देना चाहूंगा। और वो दिन निश्चित नहीं है कि भारत सुपर पावर बन जाएगा। दीपक जी, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं शॉर्ट्स। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुशी से तालियां बजा रही है। उनके नेतृत्व में आज देश ने यह कुछ किया है। ऐतिहासिक क्षण है। आज की तारीख को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ये डिफाइनिंग मूवमेंट है भारत के लिए। अगर मैं कहूं कि भारत के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट है तो गलत नहीं है। विजेंद्र यादव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो खुद एक साइंटिस्ट है। विजेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कैसे ये डिफाइनिंग मूवमेंट है, इसको आप समझाइए। कैसे इससे दुनिया में आगे ज्ञान, विज्ञान, प्रगति, जो संसाधन, इकोनॉमी कैसे प्रभावित होगी? देखिए, जब हम किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, आजकल हम जो भी चीज यूज कर रहे हैं, अगर आप उसको पहले जाके देखेंगे तो वो विज्ञान की वजह से ही आई हुई है। अब जैसे आजकल हमारे पास, सबके पास मोबाइल फोन है, हर फोन में 4-4, 5-5 कैमरे आ गए हैं, तो हम रोजाना मोबाइल से पिक्चर खींचते हैं। लेकिन उसके अंदर जो सेंसर लगा हुआ है, वो पहले कभी खगोल वैज्ञानिकों ने उसी सेंसर का इस्तेमाल करके खगोल विज्ञान की रिसर्च के लिए, शोध के लिए उनके टेलीस्कोपों के ऊपर उसका इस्तेमाल किया था। और जब ये चीज, या आप और कोई भी टेक्नोलॉजी ले लें, तो पहले वो साइंटिस्ट उसकी खोज करते हैं, उसको और सुधारते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और फिर उसी का इस्तेमाल करके अप्लाइड साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज बनाते हैं, इंजीनियर्स ऐसी चीज बनाते हैं जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा में किया जा सकता है। तो आपके पास फ्यूचर टेक्नोलॉजीज तभी आएंगी जब आप एक साइंटिफिक रिसर्च में कदम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जैसे आपने बाकी लोगों से भी सुना कि ये जो मिशन है, इसमें ये भारत सिर्फ चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर कोई भी यान उतार पाया है, और पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव के पास गया है। अब ये इस मिशन में हमारा जो सबसे पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि हम किसी लैंडर को वहां पर उतार सकें। ये वही हमारा सबसे बड़ा गोल था। इस पर कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं जिससे हमें डेटा वगैरह आएगा, लेकिन ये बहुत लंबा साइंस मिशन नहीं है। ये करीब करीब 14 दिन तक, अगर आप पृथ्वी के दिन के हिसाब से देखें तो करीब करीब 14 दिन तक ये मिशन चलेगा। क्योंकि अभी तो जिस जगह पर ये उतरा हुआ है वहां पर इससे सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पर पड़ रही है, और जिससे उसको बिजली और ऊर्जा मिल रही है, और वो रोवर और लैंडर काम कर रहे हैं। अब 14 दिनों के बाद में जब रात हो जाएगी तो अंधेरा हो जाने के कारण जो सोलर पैनल्स हैं वो बिजली नहीं उत्पन्न कर पाएंगे, और उसके चलते जो उस पे जो भी यंत्र लगे हुए हैं, जो भी पेलोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये हमारा पहला एम यही था कि हम उस पर उतर जाएं।
जब जैसे छोटा बच्चा होता है तो जब वो पहले खड़ा होना सीखता है, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलता है, फिर ठीक से चलता है और फिर दौड़ता है। तो हम अगर किसी भी देश के विज्ञान के बारे में बात करें, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इसरो में ही ऐसे किया, आप किसी भी देश के विज्ञान के बारे में बात कर लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, तो सबसे पहले हम छोटे कदम बनाते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर के कदम बनाते हैं। तो जैसे सीढ़ियां, आप पहले एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे और ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो ऐसे विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसी तरीके से काम करती है कि आप शुरू की कुछ टेक्नोलॉजी बनाएं, शुरू के कुछ कदम उठाएं और उनसे जो आपको सीख मिलेगी उसी का इस्तेमाल भविष्य में करके आपके बहुत सारे आगे की रिसर्च होंगी, अप्लाइड रिसर्च होंगी और उसके फिर कमर्शियल एस्पेक्ट भी आएंगे और टेक्नोलॉजीज भी बनेंगी फिर। ठीक है, मैं सृजन पाल जी के पास जाता हूँ। सृजन पाल जी, 1600 में पहला नाम जॉर्डनो ब्रूनो इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई बताई। और मारा किसने? जो धार्मिक कट्टरपंथी थे उन्होंने मार दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि जो धरती है वो गोल है और वो सूरज का चक्कर लगा रही है। बाद में यही बात निकोलाई कोपरनिकस ने कही, ये कही उन्होंने 75 साल पहले, लेकिन उनको किताब को 100 साल बंद रखा गया ये जताने के लिए कि भाई हमारी चीजों से मेल नहीं खाती। उनके अच्छे संबंध थे, बच गए। गैलीली घर में बंद कर दिया, उसको नजर बंद करके रख दिया था और उसको फोर्स किया कि जो चर्च ने कहा है, जो लिखा हुआ है बात, उससे आप अलग नहीं जा सकते। अब एक चीज और देखिए, उसके 1000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि, हमारे आर्यभट्ट, भास्करादो 1000 साल पहले यही बात कह रहे थे कि हीलियोसेंट्रिसिटी यानी कि सूरज केंद्र है सौरमंडल का, जियोसेंट्रिसिटी धरती केंद्र नहीं है। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। अमित शाह जी कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। तस्वीरें भेजी है चंद्रयान ने, क्या तस्वीरें भेजी हैं ये देखते हैं। ये चांद की पहली तस्वीर है जो चंद्रयान 3 के लैंड होने के बाद चांद से भेजी गई है। आप देखिए चांद में गड्ढे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, इनका भी रहस्य खुलेगा। ये भी जान पाएंगे हम कि इसके अंदर क्या है, ये भी जान पाएंगे कि कौन कौन से खनिज पदार्थ हमको चांद में मिल सकते हैं। ये भी जानेंगे हम कि चांद पर क्या हम रह सकते हैं, चांद पर हम क्या कोई स्टेशन बना सकते हैं। आप अपनी बात कह रहे थे, कंप्लीट करिए। चांद पर कैसे रहा जा सकता है? हाँ, तो हम वहां तक आ गए थे जहां पर हम चांद पर ऑक्सीजन का क्रिएशन, उसकी सॉइल को, रेगोलिथ को हीट करके बना देंगे, उसको गर्म करके बना देंगे और फिर हम कुछ मैग्नेट लगा करके जो है उसकी कक्षा में लगा करके हम उसका वायुमंडल नष्ट होने से बचा पाएंगे। फिर एक जो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो जो चांद की मिट्टी है, हमें उसको उपजाऊ बनाना होगा और उसको उपजाऊ बनाने के लिए हमें कुछ विशिष्ट केमिकल कॉम्पोजिशंस ले जाने पड़ेंगे जिससे वहां पे हम खेती कर सकें। अगर हम इतनी सारी चीजें कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 40 साल में या 50 साल में हम ना सिर्फ चांद पे रह पाएंगे, हम चांद पे शायद बिना किसी स्पेस सूट के रह पाएंगे। वो वाकई रहना होगा चांद पे। ऑफ कोर्स चांद पे ग्रेविटी कम रहेगी तो आप जोर जोर से उछलेंगे और कम एनर्जी में चलेंगे। अच्छी बात है फिर आपको ज्यादा, जब मतलब और वजन घट जाएगा तुरंत, 1/6 हो जाएगा, तुरंत वजन घट जाएगा। मुझे तो बहुत जरूरत है चांद पे जाने की, हम सबको जरूरत है वजन घटाने के लिए। चांद पे चलेंगे और मेरे ख्याल से फिर हमारे ब्यूटी के सैलून के पैकेज भी हो जाएंगे, चांद पे चलिए, वजन घटाइए, वापस धरती पर आ जाइए। पता नहीं आगे क्या क्या होगा, दुनिया इसी तरह से चलती है। इसीलिए ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान पहुंच चुका है चंद्रमा पर इस वक्त और प्रज्ञान अपना काम अब से कुछ देर बाद शुरू करेगा। बात को आगे ले जाता हूं, बात को आगे यहां से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मैक्स मूलर का एक बयान है। जर्मन स्कॉलर थे मैक्स मूलर, जिनकी किताब को 100 साल तक चर्च के अंदर बंद रखा गया। उन्होंने भी यही कहा था, जो सत्य था, जो मैक्स मूलर ने लिखा था, चंद्रमा ही काल गणना का पहला साधन था। सूर्योदय के बाद नक्षत्रों और तारों को देख पाना, उसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल था। भारतीय विद्वानों ने चंद्रमा के आधार पर ही दिन, पक्ष, मास और साल की गणना की। ये मैक्स मूलर ने लिखा था। ये पुस्तक थी उनकी, इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये मैक्स मूलर लिख रहे थे, जर्मन स्कॉलर, इंडिया व्हाट कैन टीच अस। तो आज भारत ने जो चंद्रमा पर उपलब्धि पाई, और मैंने रक्षा मंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुना, उन्होंने बोला सवाई मान सिंह जो जयपुर के महाराजा थे, राजस्थान के आसपास के इलाकों, जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे और अब हमारा इसरो नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। मैं सीधे यहां से चलता हूं प्रोफेसर राम श्रीवास्तव के पास। प्रोफेसर राम, मुझे बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात इस मिशन की आपको क्या लगती है? अब हम रोवर से, प्रज्ञान से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? किस तरह की जानकारी और किस तरह की चीजें?
विज्ञान से जो अभी हमको मिलेगी खनिज पदार्थों का जानकारी मिलेगी, ना केवल खनिज पदार्थों की जानकारी मिलेगी बल्कि हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे और उनका हम कैसे दोहन करेंगे इसका एक रास्ता खुल जाएगा, नया आयाम आ जाएगा। लेकिन यहाँ जैसा आपने बताया एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, वो ये है कि दूरबीन की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, लेकिन इसके पहले ही हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ था कि चंद्रमा के 2 पुत्र हैं, एक का नाम फोबोस और दूसरे का नाम डाइबोस। ये जो है फियर और टेरर, इनके नाम आखिर क्यों पड़े? ये नाम इसलिए पड़े, फियर नाम का जो चंद्रमा है मंगल ग्रह का, वो दिन में 2 बार अस्त होता है, 2 बार उदय होता है, और जो टेरर नाम का है वो एक जगह 2.5 दिन तक अड़ा रहता है। ये जो चीज है इनको इनके नाम ऐसे क्यों रखना पड़े? इसलिए रखे कि सामान्यतः जितने भी ग्रह हैं उनके चंद्रमा पूरब से उदय होते हैं, पश्चिम में अस्त होते हैं, लेकिन ये दोनों श्रीमान मंगल ग्रह के पश्चिम से उदय होकर पूरब में जाते हैं, प्राकृतिक नियम का विपरीत काम करते हैं। ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? ये जो बड़ी गुत्थी है, ऐसी गुत्थी सुलझाने के लिए चंद्र पर पहुंचना बहुत जरूरी है और वहां से हम निकट भविष्य के अपने मिशन करेंगे। उन मिशन से हम इन रहस्यों का पर्दा लगाएंगे। ऐसे अनेकों हैं। सोचिए दीपक जी, हमारा जो सौर मंडल है तो वो तो एक छोटे से बुलबुले के समान ही है। हकीकत में हमारी जो आकाश गंगा है वो इतनी विशाल है, एक कोने से चला प्रकाश दूसरे कोने में 1 लाख साल में आता है, ऊपर से चला हुआ प्रकाश नीचे तक 50,000 साल में आते हैं। इसमें 1 अरब सूर्य हैं, जैसा हमारा अपना सूर्य है। उनके चारों तरफ जो है ग्रह भी हैं और ये सब चारों तरफ गैलेक्सी के सेंटर में घूम रहे हैं। और ऐसी एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी अरबों खरबों गैलेक्सी हैं। सोचिए ये सब जो विशाल समुद्र है किनका, गैलेक्सीज का, उसके बारे में ज्ञान अभी हमारा इतना कम है। अगर यदि आप एक चींटी से कहें कि यहाँ से इंदौर से लेकर दिल्ली तक का नक्शा बना दो, सड़क का नक्शा बना लो, शायद कुछ चींटियों की जमात मिलके बना देगी, लेकिन क्या चींटी जो है प्रशांत महासागर की गहराई नाप सकती है? नहीं नाप सकती। यही हालत आज हमारे मानव सभ्यता की है कि विज्ञान इतना आगे बढ़ता जा रहा है, फिर भी हम आज की तारीख में ये नहीं बता सकते कि हमारी आकाश गंगा में कहाँ जीवन है, कहाँ नहीं है। तो उस दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए हमको ये छलांग चंद्रमा पर जो लगाना पड़ी है, इससे भविष्य के बहुत से उद्योग धंधे विज्ञान के नए नए आयाम निकल जाएंगे और उसमें जो प्राथमिक भूमिका रहेगी हमारे विज्ञान की ही रहेगी। वही एक रास्ता निकालेगा। जैसे हम पहले व्यक्ति बने हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं चंद्रमा के, ऐसे प्रज्ञान भी वो पहला संयंत्र बनेगा जो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के लिए नया आयाम देगा। उसकी सफलता के लिए हम सभी मिलकर बधाई देते हैं। दीपक जी, मैं पूरा पैनल दिखाई एक बार, मैं बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें है। 1963 की तस्वीर है, प्लीज फिर से दिखाइए। 1963 की तस्वीर है। 1 मिनट का मोन्टाज चला देते हैं, उसके बाद आते हैं सबके पास। 1 मिनट का मोन्टाज है, प्लीज अखिल जी चला दीजिए इसे। विकसित भारत के शंखनाद का है। तो अब देखिए 1963 की एक तस्वीर, हम साइकिल पे रॉकेट ले जा रहे हैं, उसके बाद बैलगाड़ी पे सैटेलाइट ले जा रहे हैं, और आज हमने चंद्रयान को उतार दिया। ये दिखाता है भारत की जर्नी। मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी छोटी सी, बड़ी कॉमन होती है हमारे गांव में। जब कोई लड़की या लड़का शादी करके जाता है या घर पे आता है तो माँ बाप उसको बोलते हैं बेटा एडजस्ट करना।
वो एडजस्ट करना इतना बड़ा शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है। तो देखिए इसरो ने भी कैसे एडजस्ट किया, जब फंड नहीं है तो साइकिल पे रॉकेट जा रहा है, बैलगाड़ी पे सैटेलाइट जा रहा है, और आज चांद पर हम पहुंच रहे हैं। यही किस तरह की गुर्बत यानी गरीबी से हम लड़े हैं और किस तरह से आज हम एक ग्लोबल लीडर बन गए हैं अंतरिक्ष के मामले में, जिसके रहस्य अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत हम कहते हैं ना, ठीक उसी तरह की बात है। लेकिन चंद्रमा, ज्योतिष विज्ञान में चंद्रमा का बहुत महत्व, मैंने आपको बताया चीन और अरब को भी जो उनके कैलेंडर्स हैं वो चंद्रमा की गणना के आधार पर ही मिले। 15 दिन 14 दिन बाद अमावस्या, 14 दिन बाद पूर्णिमा, 1 महीना उसी के आधार पर तय होता है। इंग्लिश कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर, विक्रम संवत। तो चांद का महत्व इंडियन माइथोलॉजी में लगातार है। और मेरे साथ एक बहुत बड़े ज्योतिष जुड़ गए हैं, उनका नाम है वल्लभ जोशी जी। उनसे मैं समझना चाहूंगा, सर हमारे ज्योतिष के अंदर, सनातन के अंदर ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान, इसका क्या महत्व है, खासतौर से चंद्रमा का? देखिए दीपक जी, चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुष्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। वेद में भी, क्योंकि वेद में गणित भी है, विज्ञान भी है, और आज भी आप देखेंगे कि चंद्रमा मन का कारक भी है, चंद्रमा प्रीति का कारक भी है, और पृथ्वी के सबसे निकट में भी है। इस प्रकार से 27 नक्षत्रों का राजा है, और चंद्रमा की गति से ही जो भी आप बता रहे थे कैलेंडर तय होते हैं। 14 दिन तक हमारा उसको जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 पक्ष होते हैं, वही जो हमारा एक पक्ष है चंद्रमा का 1 दिन है और 1 रात्रि है उसका दूसरा पक्ष। और अभी इस पर कई प्रश्न उठेंगे दीपक जी, बहुत वैज्ञानिक और गणित के प्रश्न है ये। अब आप देखिए चंद्रमा की जो कलाएं हैं, यद्यपि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता जाएगा, पूर्णमासी को पूरा दिखाई देगा, और फिर पूर्णमासी से अमावस्या तक क्षीण होता जाएगा और शून्य हो जाएगा, वहां माने अंधेरा हो जाएगा। तो इस दृष्टि से अगर हम चंद्रमा की काल गणना, जैसे अभी आज जो वहां पर चंद्रयान उतारा गया है, आज ही क्यों चुना गया, आज सप्तमी अष्टमी प्रारंभ हो रही है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी तक चंद्रमा पूर्ण पर रहता है, चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव रहता है। हम किसी नक्षत्र आदि में भी, माफ कीजिएगा आचार्य जी, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही खराब है। अब आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। आगे बढ़ते हैं, इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। गणनाओं के आधार पर विज्ञान इस चीज को किस तरीके से देखता है, जो ज्योतिषी गणनाएं हमारे यहाँ की गई है? सज्जन पाल, देखिए पाश्चात्य विज्ञान की अगर हम बात करें तो सिरे से भारत को नकारने की आदत है उसको। वो भारत की जो हमारा जो वेदों का ज्ञान है उसको गिराना आवश्यक उनके लिए इसलिए है क्योंकि भारतीयों में जो अपने जो हमारी ट्रेडिशंस को लेकर के रिस्पेक्ट थी वो उसको गिराना आवश्यक था। लेकिन हमारे अगर हम अपने वेदों में खुद जाएं तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये दिखता है कि भारत के जो साइंस थी, विज्ञान था, वो हमारे ज्ञान के साथ साथ चलता था, समानांतर चलता था। अगर ऋग्वेद में हम अपने ब्रह्मांड की उम्र देखें, कितना पुराना है ब्रह्मांड, तो ऋग्वेद ही एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसी जहां पर सही आंकला किया गया है कि कितना एग्जैक्ट यूनिवर्स की एज होगी, सबसे एक्यूरेट नंबर वहीं से आता है। अगर हम अपने ऋषि मुनियों की जो ग्रंथ हैं उनको बारे में पढ़ें, उनके पेपर्स के बारे में पढ़ें, तो हम पाएंगे कि किस तरह से हम पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो दूरी है उसको हमने काफी हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को काफी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट किया। देखिए ये सारी चीजें तुक्के से नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत ही गहन विज्ञान था, बहुत गहरा विज्ञान था। शायद हमने उसको बीच में खो दिया, शायद लोगों ने हमसे वो छीन लिया, लेकिन हमें उसको रीडिस्कवर करना, पुनः जागृत करना अगर करना है तो सबसे पहले आत्मविश्वास करना होगा हमें अपने पूर्वजों के ऊपर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता दीपक जी कि एक सभ्यता 4000 साल, 5000 साल, कम से कम अगर पाश्चात्य हम आकलन से जाएं तो भी कम से कम 5000 साल तक एक सभ्यता जीवित है और जीवंत है और अग्रणी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उस सभ्यता में कुछ खास ज्ञान ना हो। मैं कल भी बोला था, एक आखिरी लाइन बोलूंगा, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आज शो करने से पहले भी मैंने पढ़ी थी, टेंशन के माने पढ़ी थी, एंग्जाइटी के माने। उसमें लिखा हुआ ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिलियोता ही मधुर फल जानू। और कई लोग बोलते हैं, नासा ने भी इस पर रिसर्च किया है और काफी हद तक उसको एक्यूरेट पाया है। तो देखिए सर, अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हिंदी का गाना बताऊंगा आपको, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
तो ये पार्टी अब भारत की शुरू हो चुकी है और ये पार्टी चलती रहेगी। जी